नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर सभी दलों के बीच चुनावी मंथन तेज हो गया है। आज एनडीए खेमे में सभी सहयोगी दलों के संकेत दिया है कि सब कुछ तय एक तरीके से लगभग हो गया है, बस ऐलान होना बाकी है। तो उधर महागठबंधन की ओर से सीट बंटवारे को लेकर अभी तक इतने स्पष्ट संकेत नहीं दिखे हैं। इस बीच तेजस्वी यादव ने अपने चुनावी वादे पर वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला और क्या है बिहार का मौजूदा सियासी मिजाज, करेंगे इस खबर पर राजनीतिक दलों से विस्तार से चर्चा। दिखाएंगे खबर पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर क्यों मचा है सियासी बवाल। होगी बात भारत अफगानिस्तान के बढ़ते आपसी सहयोगी रिश्तों की। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर मंथन जारी। दिल्ली से पटना तक बैठकों का दौर। एनडीए में सीट शेयरिंग लगभग फाइनल। महागठबंधन में सस्पेंस फिलहाल दिख रहा है बरकरार। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर प्रधानमंत्री किसानों की समृद्धि के लिए लिखने जा रहे हैं एक नया अध्याय। कल नई दिल्ली के पूसा कैंपस से पीएम धन धान्य योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की करेंगे शुरुआत। काबुल में फिर से दूतावास खोलेगा भारत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का आतंकवाद के मुद्दे पर बड़ा भरोसा। कहा, भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे अपनी जमीन का इस्तेमाल। काबुल में धमाके के बाद तनाव। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर लगाए हवाई क्षेत्र के उल्लंघन का आरोप। स्थिति बिगड़ने पर परिणाम भुगतने की दी चेतावनी। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। लाहौर में भारी गोलाबारी। वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मिला शांति का नोबेल पुरस्कार। नोबेल कमेटी ने कहा, हमने हमेशा बहादुरों को किया सम्मानित। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर और पहले बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। बिहार में चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से सियासी हलचल तेज हो चुकी है। पहले चरण के चुनाव के लिए आज से नामांकन की तारीख का भी एक तरीके से शुरुआत हो चुकी है। उस काम को आगे किया जा रहा है, लेकिन अभी तक सियासी गठबंधनों के बीच सीट बंटवारे का मामला पूरी तरीके से सुलझा हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। एनडीए और महागठबंधन के सहयोगी दलों के बीच अभी तक सीट बंटवारे का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर लगातार जारी है ताकि आपसी सहमति पर अंतिम मोहर जल्दी से जल्दी लगाई जा सके। एनडीए में आज बैठकों के बाद सभी दलों ने सहमति बनाने की बात कही, जिसके बाद जल्द ही एनडीए के सीट बंटवारे का फैसला होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। बिहार इन दिनों देश की सियासी हलचल का केंद्र बना हुआ है। विधानसभा चुनाव से पहले जहां सभी पार्टियों में बैठकों का दौर जारी है, तो दोनों प्रमुख गठबंधनों के दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर भी मंथन चल रहा है। एनडीए के सभी सहयोगी दलों की बैठकें भी तेज हो गई हैं। बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और बिहार बीजेपी के संगठन प्रभारी विनोद तावड़े ने सहयोगी दलों के नेताओं के साथ मुलाकात की और सीट बंटवारे से लेकर साझा रणनीति पर विचार विमर्श किया। पटना में हुई इन बैठकों में उपेंद्र कुशवाहा, विजय चौधरी, सम्राट चौधरी, ललन सिंह, संजय झा, दिलीप जायसवाल, उमेश कुशवाहा समेत एनडीए के अनेक नेता मौजूद रहे। 2025 फिर से नीतीश, तो सीटों का बंटवारा स्वाभाविक रूप से गठबंधन का घटक दल होता है, तो उम्मीदें रहती है, लेकिन समय हो जाएगा। ना, कोई नाराज नहीं, मोहब्बत भरा संघर्ष होता है हमारे यहाँ। पटना में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने चिराग पासवान से मुलाकात की, जिसके बाद दोनों ही नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए आश्वस्त किया कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहां पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से
हुई है, हो रही है। चिराग पासवान जी ने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है उस पर बहुत विस्तृत से आपको बताया। सब सकारात्मक है, कहीं कुछ नहीं है। उधर महागठबंधन के सहयोगी दलों में भी बैठकों का दौर जारी है। पटना में शुक्रवार को आरजेडी के संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें पार्टी नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव को सीट बंटवारे पर फैसला लेने के लिए अधिकृत किया है और चुनावी रणनीति पर चर्चा की। गठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी जी हैं और सभी घटक दलों से वो बात भी किया और अंतिम परिणति तक मामले पहुंच गए। अब महत्वपूर्ण विषय ये है कि तेजस्वी जी का चेहरा 243 विधानसभा में, सहयोगी पार्टी हर जगह सहयोग करेंगे, एक एक सीट पर बात हो रही है। सियासी मेल मुलाकातों के बीच बीजेपी ने महागठबंधन पर जंगल राज को लेकर फिर से हमला बोला है, तो महागठबंधन के नेता भी बिहार में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। वो अपना जंगल राज याद करें, आज से 20 साल पहले उसका जवाब दें, उसके लिए माफी मांगे बिहार से, उसके बाद कोई घोषणा करें। रोज बड़ी मीटिंग चल रही है, हमारी छोटी मीटिंग थोड़ी है, सब बड़ी मीटिंग तो चल रही है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे कुछ बता दिए गए आपको। बिहार के चुनावी दंगल में पहली बार किस्मत आजमा रहे जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने भोजपुरी गायक अभिनेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह से मुलाकात की, तो राजनीतिक अटकलें तेज हो गईं। जनसुराज पार्टी ने अपने 51 उम्मीदवारों की पहली सूची गुरुवार को ही जारी कर दी। जहां राजनीतिक दल अपनी अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं, इस बीच बिहार चुनाव आयोग ने बयान जारी करके कहा है कि बिहार राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 के दौरान 9 अक्टूबर तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 24A के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी को कोई अपील प्राप्त नहीं हुई है। बिहार में SIR की प्रक्रिया के बाद हो रहे विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे, जिसके तहत 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी, तो 14 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो चुनावी वादों की फहरिस्त भी बिहार में जारी होने लगी है, जिसके बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक ऐसा चुनावी वादा किया जिसके बाद उसको लागू करने और उसकी व्यवहारिकता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार में हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। इस वादे पर बीजेपी सहित एनडीए नेताओं ने सवाल खड़े किए, तो कांग्रेस भी इस वादे से बहुत सहज या कहा जाए कंफर्टेबल नजर नहीं आ रही है। मौजूदा समय में पूरे देश में जितनी सरकारी नौकरी हैं, उससे ज्यादा नौकरी देने का वादा पर तेजस्वी यादव बिहार में एक तरीके से घिरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिहार की चुनावी जंग जीतने के लिए सभी दलों ने ताकत झोंक दी है। भले ही सीटों के बंटवारे की फाइनल तस्वीर सामने नहीं आई है, लेकिन जुबानी जंग तेज होती जा रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने हर घर में सरकारी नौकरी देने का वादा कर सियासी तापमान बढ़ा दिया है। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने इस घोषणा को चुनावी स्टंट करार दिया, तो एलजेपी ने इस वादे को पूरा करने का रोड मैप पूछ लिया, जबकि जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तंज कसते हुए सवाल दागा कि अगर एक परिवार में यदि शैक्षणिक योग्यता 4 लोगों की है तो क्या उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आपने कहा कि हर एक परिवार के एक सदस्य को 2,76,68,930 परिवार है जो जाति सर्वे में आया है, उसमें कितने एम्प्लॉयमेंट है नहीं है ये अलग अलग विषय है, और एक परिवार के अंदर शैक्षणिक योग्यता 4 सदस्यों का है तो उसको नौकरी का हक नहीं रहेगा क्या? चुनावी जिसको बोलते हैं जिसको है बुलबुला है, लेकिन आरजेडी के लोगों के प्रति क्या प्रदेश में भाव है और लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट है ना। सिर्फ नौकरी के बदौलत ये चाहते हैं कि किसी तरह से हम एक सनसनी फैलाने के काम करें कि हम नौकरी देंगे। आई डोंट थिंक सो कि जनता जो है इसको एक्सेप्ट करेगी। रोजगार देना प्राथमिकता है सरकार की, लेकिन इस तरह से बात करें हर घर को रोजगार देंगे आप, कहां से कैसे कर देंगे, क्या है उसका मानक, एकदम नियम बना देंगे, योग्यता कोई नहीं चाहिए। 15 साल के राज में आपने क्या किया है? आपका ही परिवार है, जब आपके पिता रेल मंत्री थे तो आप क्या किए?
नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का काम किए। ये छुपने की चीज है। सरकारी नौकरी देने के वादे को जहां आरजेडी ऐतिहासिक घोषणा करार दे रही है, वहीं बीजेपी नेता अजय आलोक ने तेजस्वी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि ये जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश है। हालांकि बिहार की जंग जीतने के लिए राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी शामिल हुए थे, लेकिन तेजस्वी के इस वादे पर कांग्रेस सहज नजर नहीं आ रही। थोड़ा एंजॉय कीजिए, मैनिफेस्टो आने वाला है और सब बातें स्पष्ट हो जाएगी। कुछ बातें ऐसी होती है जो सोच लेते हैं कि भाई ये हमारी इच्छा ये है कि हम चाहते हैं कि सरकार बने हमारी, तो हम कुछ करके दिखाएं। अल्टीमेटली जब मैनिफेस्टो आएगा गठबंधन का, तब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तेजस्वी जी ने ऐतिहासिक घोषणा की है। 2020 में 10 लाख नौकरी का वादा था। इसके पहले तो कोई नौकरी रोजगार पर मुद्दे पर बात ही नहीं करते थे। ये तेजस्वी जी ने पूरे देश में एजेंडा सेट कर दिया, तो हर राज्यों में और देश के चुनाव में नौकरी की बात होने लगी। दिमाग वहाँ घर में छोड़ के आते हैं क्या ये लोग? पूरे देश में 2,65,00,000 नौकरियां हैं, सारे राज्यों को और केंद्र सरकार को मिला के। ये बिहार में अकेले 3 करोड़ नौकरी दे देंगे सरकारी। जिस व्यक्ति को नौकरी और रोजगार में अंतर नहीं पता हो, उसका विजन है, इनको अपने विजन का रिवीजन करने की जरूरत है। जहां मौजूदा सरकार खुद को दोहराने की जुगत में है, वहीं विपक्षी दल सत्ता में आने के लिए हर संभव कोशिशों में जुटे हुए हैं। चुनावी बेला में वादों का मेला लगना कोई नई बात नहीं है, लेकिन नेताओं को समझना होगा कि सोशल मीडिया के इस दौर में नौजवान जीतने के बाद किसी वादे को भूलने वाले नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बिहार की इसी बड़ी सियासी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष, बिहार में बढ़ी सरकारी नौकरी पर सियासत। क्योंकि सियासत तो हो ही रही, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव है, लेकिन नौकरी के मामले पर, सरकारी नौकरी के मामले पर सियासत बढ़ गई है। और इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। सुहाली मेहता है जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, इसके अलावा आरजू खान है जो कि प्रवक्ता आरजेडी की हैं, साथ ही साथ रामकृपाल सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। आरजू जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि तेजस्वी जी ने सीधे तौर पे कहा कि हर परिवार को एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी, मैं उसके राजनीतिक अभी आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं उसका एक ब्लूप्रिंट जानना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत महत्वाकांक्षी एक भरोसा है चुनाव के समय में। कैसे पूरा करेंगे इसको, उसका थोड़ा एक ब्लूप्रिंट बता दीजिए आरजू जी। जी मैं बताता हूं। सबसे पहले उस बयान को बेहतर तरीके से सुनना चाहिए, उसके बाद हम उसको कोट करते हैं। उन्होंने कहा 20 दिनों के अंदर अधिनियम लाएंगे। उसके बाद जिन घरों में सरकारी नौकरी नहीं है, उन घरों को 20 महीने के अंदर हम सरकारी नौकरी से जोड़ेंगे। ये चीज हमने कहा है। तो अब सरकार खुद तो पीठ थपथपाती है कि 50 लाख हम दे दिए हैं, घोषणा करती है बिहार सरकार कि 50 लाख दे दिए हैं, आने वाले वक्त में 1 करोड़ देंगे। हम कहते हैं कि डेटा दिखाइए, वो डेटा 50 लाख का नहीं दिखा पाते हैं, 1 करोड़ की बातें जरूर करते हैं। आरजू जी, अब मैं आ जाता हूं। आरजू जी, मैं सवाल फिर दोहरा देता हूं। मैं आपसे सिर्फ ब्लूप्रिंट पूछ रहा था, आप आरोप पे चले गए। मैं बता रहा हूं, मैं आरोप नहीं लगा। हाँ, क्योंकि अभी थोड़े समय पहले जो कास्ट सेंसस हुआ, उसमें लगभग 3.25 करोड़ परिवार, एक तरीके से मोटा मोटा आंकड़ा निकल के आया है। तो 3.25 करोड़ नौकरी 20 महीने में, वो कैसे देंगे, उसका ब्लूप्रिंट पूछ रहा हूं मैं। अभी राजनीतिक बात कर ही नहीं रहा हूं आपसे जी। मैं फिर आपके पास में आ रहा हूं। मैं कहता हूं कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि जिन घरों में सरकारी नौकरी नहीं है, यानी कि जो आप करोड़ का जो आंकड़ा दे रहे हैं, 3 करोड़ के करीब, 2 करोड़ 76 लाख के करीब, उनमें से तो करोड़ लोगों के पास रोजगार है ना, सरकारी नौकरियां है ना। उसके बाद जो बचते हैं उनको अधिनियम 20 दिनों में बनाया जाएगा, 20 सालों के अंदर, 20 महीने के अंदर उनको सरकारी नौकरी से जोड़ा जाएगा। और वो किस तरीके से जोड़ा जाएगा मैं बताता हूं। हम आदरणीय नरेंद्र मोदी की तरह ना लफाजी नहीं करते हैं, जिन्होंने कहा कि प्रति वर्ष हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे देश के नौजवानों को, लेकिन वो नीलबटा सन्नाटा निकला। जब हमने विधानसभा में कहा, आदरणीय लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद ने कहा कि हम 10 लाख नियुक्ति पत्र देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे, तो उस समय गिरिराज सिंह जी ने क्या कहा, तुम अपने बाप के घर से लाओगे। यानी कि वो बाप दादा तक पहुंच गए और वही सरकार करवट लेती है, महागठबंधन की सरकार आती है और इस प्रदेश में कई ऐतिहासिक काम होते हैं। मैं उन चीजों को बताना बहुत जरूरी है। हमारी सरकार में आज तक 20 सालों के एनडीए समर्थित सरकार में नहीं हुआ,
5 लाख नियुक्ति पत्र बांटे उस गांधी मैदान से जो राजनीतिक रैलियों के लिए जिसकी पहचान है। ठीक है आरजू जी देखिए मैं फिर से मैं आपके इस फैक्ट पे मैं राजनीतिक अभी कोई क्वेश्चन मार्क लगाई ना हो। अगर आपके 5 लाख नियुक्ति पत्र 17 महीने में मान भी लिए जाएं तो भी 20 महीने में आप करोड़ों नौकरी कैसे देंगे? मैं तीसरी बार फिर वही ब्लूप्रिंट पूछ रहा हूं। मैं बता रहा हूं, सफाई कर्मी से लेके चपरासी से लेकर शिक्षक से लेकर पुलिस भर्ती से लेकर जितने भी सरकारी पद है उन सब पदों को मैं शुरुआत से कह रहा हूं, सफाई कर्मी से लेकर शिक्षकों से लेकर चपरासी सर वो करोड़ों पद है ही नहीं आरजू जी, वो करोड़ों पद है ही नहीं। खैर मैं बाकी मेहमानों को भी शामिल करता हूं। सुहाली जी हमारे साथ बाकी मेहमानों को भी शामिल करता हूं। आरजू जी मैं आपसे लगातार 3 सवाल पूछा, ब्लूप्रिंट आपसे पूछा, मैं फिर आता हूं आपके पास, बाकी मेहमानों को भी चर्चा में शामिल करते हैं। सुहाली जी वो ये कह रहे हैं कि साहब आप लोगों के पास वक्त था, आपने किया नहीं। उन्होंने 17 महीने में 5 लाख नियुक्ति पत्र बांट के ये स्थापित कर दिया कि वो हर घर में एक नौकरी दे सकते हैं और आप लोग कह रहे हैं कि वो नहीं दे पाएंगे। सुहाली जी मेहता और ये जो आरजू जी बोल रहे हैं 17 महीने वाली बात, तो ये तो सारा चीज आदरणीय नीतीश कुमार जी का पहले से किया हुआ था। जो एनडीए की सरकार थी वो तो 17 महीने में जो शुरू से काम किया हुआ था उसका रिजल्ट इन्होंने बांटा। और दूसरी बात कि हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो सरकारी नौकरी वाली बात कर रहे हैं तो लैंड फॉर जॉब की बात तो सब लोग सबके सामने है। तो ये एक्चुअली तेजस्वी यादव जी कैलकुलेट कर रहे होंगे कि किस तरह से हर घर को जब सरकारी नौकरी देंगे तो कितना जमीन हमको उनसे लेना होगा। ये आपका परसेप्शन है, आदमी कोई आरजू जी मैं आ रहा हूँ। आप जब बोल रहे थे किसी ने नहीं बोला, मैं फिर आपके पास आऊंगा प्लीज। नहीं समझ पा रहे हैं कि रोजगार और नौकरी में क्या अंतर है। केंद्र सरकार और बिहार सरकार, हमारी दोनों सरकार ने करोड़ों रोजगार इस बीच जब से हमारी सरकार आई है तब से दी है। और सिर्फ रोजगार नहीं, रोजगार के लायक लोगों को बनाकर स्किल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट अलग से बनाकर और उसके बाद जो युवाओं को रोजगार दिया है और आत्मनिर्भर बनाया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देकर उसको रोजगार के लायक, नौकरी के लायक, पढ़ने के लिए बनाकर। नहीं सुहेली जी सवाल ये है कि अब जो तेजस्वी जी ने घोषणा की है आप लोग उस पर सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं? क्योंकि अगर वो नौकरी दे रहे हैं तो उसमें बुराई क्या? आप क्यों कह रहे हैं कि वो नहीं दे पाएंगे? मेरा सवाल ये है आपसे। नहीं बहुत अच्छी बात है, वो दे पाएंगे, लेकिन बताए ना, हम तो बता रहे हैं कि वो कैलकुलेट कर रहे हैं। चुनाव का समय है, जरूर कहेंगे कि स्वर्ग में सीढ़ी लगा देंगे हम, लेकिन कैसे लगाएंगे ये तो बोल दें। हमने तो किया, ये तो पहले इनकी सरकार आएगी कि नहीं आएगी इस पर प्रश्न है। सरकार इनकी कैसे आएगी, क्योंकि इनकी सरकार में तो लोगों ने देखा कि कितने नौकरी और कितने रोजगार पर बात किए। जो लोग काम भी करने वाले थे वो बिहार से भाग गए, जिसकी सजा अभी तक बिहार भुगत रहा है जी। जो लोग बाहर, जिसको ये लोग पलायन कर रहे हैं, तो अब तो लोग वापस आ रहे हैं हमारी एनडीए की सरकार में। और ये जो इस तरह की बात कर रहे हैं, हम कहाँ मना कर रहे हैं, नौकरी दे दें सबका भला हो जाएगा, लेकिन हमारी सरकार तो कर रही है ना जी। ठीक है, रामकृपाल जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। ठीक है सुहेली जी मैं आता हूं आपके पास में। रामकृपाल जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। 4-5 दशक उन्होंने सार्वजनिक जीवन में पत्रकारिता के साथ में तमाम राज्य और केंद्र के चुनाव और उसके वायदों को देखा है। रामकृपाल जी आपके अनुभव से समझना चाहता हूं, हर घर के एक व्यक्ति को नौकरी का वायदा कितना ये व्यवहारिक है, तब जबकि लगभग 3.25 करोड़ परिवार घर बिहार में लगभग ये संख्या है और मौजूदा जो आंकड़ा है वो ये कहता है कि लगभग 14 से 15 लाख के आसपास सरकारी कर्मचारी मौजूदा वक्त बिहार में हैं। ऐसे में इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी वायदा जमीन पे कैसे उतरेगा? रामकृपाल जी। आर्यन जी, एक शेर है कि तेरे वादे पे जिए तो है जान झूठ जाना कि खुशी से मर ही जाते अगर एतबार हो। देखिए राजनीति में एक बात नेता को भी ये मालूम हो गई है कि उसकी विश्वसनीयता करीब करीब 0 पर पहुंच चुकी है। जो भी पॉलिटिकल होता है वो जानते हैं। तो ऐसे में जब ये हो कि भाई किसी तरह से अब हालत ये हो गई है कि मैं आपको चांद उतार के दे दूंगा, आप मुझे एक बार वोट दे दीजिए, तो क्या होता है कि अब ये हो गया है कि कौन निभाएगा वादा, वो तो छोड़िए। ऐसे वादे हो रहे थे तब तो मैं गनीमत थी, लेकिन ये पहली बार मैंने एक ऐसा वादा सुना है
जिसको जो कि तेजस्वी जी मंत्री भी रहे हैं, बड़े सीनियर पोस्ट पे रहे हैं, उनको सब पता है कि हर घर में एक सरकारी नौकर। ये तो इंदिरा गांधी जी ने जब शुरू में नारा दिया था 71 में, गरीबी हटाओ, प्री पर्स की समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तब किया गया था बैंकों का राष्ट्रीयकरण 71 में कि हर गरीब से गरीब आदमी बैंक के दरवाजे पर पहुंचे। वो 2014 के बाद हुआ है। अब आप सोच लीजिए। तो इस तरह के जो वादे होते हैं, मैं इतना ही कहूंगा कि कुछ वादा ऐसा करो कि ताकि जिस पर हंसी ना आए। आज शिक्षा का स्तर बढ़ा है, जो बहुत नहीं पढ़ा लिखा है वो भी टीवी देखता है, उसको भी बेसिक नॉलेज है। अमेरिका में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया किधर जा रही, नॉलेज है। इस तरह के वादे जो हास्यास्पद हैं, जिनका जो आपने कहा कि भाई जो चीज है ही नहीं उसको दोगे कहां से। अब आप जो ही, जैसे कि आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो सरकारी नौकरी है, बिहार में कितनी सरकारी नौकरी है भाई जी। अभी देखिए, आलोक जी ने, जो बीजेपी में है, कभी जेडीयू में हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि सारे राज्यों को और केंद्र सरकार के सारे ये पदों को जोड़ लीजिए सरकारी, तो भी वो 2.5 करोड़ के करीब, वो तब जाकर के कुछ होते हैं, शायद वो भी नहीं पूरा। और केवल बिहार में, जैसा कि आपने कहा, 3.25 करोड़ करीब परिवार हैं, तो कहां से होगा। तो मेरा यही कहना है कि जो वादों में भी पूरे हो ना हो, लेकिन कम से कम वादे ऐसे किए जाएं जिन पर लोग भरोसा कर सके जी। ऐसा वादा करने का क्या फायदा जिसपे कोई भरोसा ही नहीं कर सकता। ठीक है, उसकी व्यवहारिकता पे शायद इसीलिए रामकृपाल जी सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये जमीन पे उतरेगा कैसे। आरजू जी, फिर से एक बार आपके पास आता हूं और मैं फिर से वही आंकड़ों की समझना चाहता हूं कि ये कैसे होगा। 3.25 करोड़ के आसपास परिवारों में मौजूदा वक्त में अगर 10 से 20 लाख भी सरकारी नौकरी में मौजूद लोग मान लिए जाएं, उसमें भी बहुत सी संख्या ऐसी होगी, शायद एक परिवार में 1 से ज्यादा लोग होंगे। अगर वो आंकड़ा देखा जाए तो आपको 2.25 से 2.5 लाख या इस 2.5 करोड़ के आसपास आपको नौकरी देनी है। और 20 महीने के इस वायदे में आपको अगर प्रतिदिन के हिसाब से औसतन देखा जाए तो 20 से 40 हजार नौकरी प्रतिदिन आपको बांटनी होगी। कहां है इतनी नौकरी और कैसे देंगे आप, वो एक आंकड़ा बताइए सर। जी, मैं आता हूं, कुछ तथ्यों के साथ में आता हूं प्लीज। देखिए, जिस तरीके से हमने कहा था कि हम बिहार प्रदेश के शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, उस वक्त भी ऐसे ही माहौल बना था कि ये कभी हो नहीं सकता है, असंभव कहा था स्वर्गीय मोदी जी ने, जो पहले हमारे जो है उप मुख्यमंत्री थे। उन्होंने अपनी बात बोलिए ना कि कैसे कीजिएगा, क्या हुआ था वो छोड़ दीजिए। आरजू जी, हाँ वही, क्योंकि देखिए समय सीमित है, अगर आप अपने इसका ब्लूप्रिंट दे दें। हमको इंटरप्ट के बारे में ठीक है सोहेली जी, प्लीज मैं पूछ लेता हूं। शुरू कर दिया। ठीक है, ओके आरजू जी, आपने उस ब्लूप्रिंट को, नहीं प्लीज आरजू जी सुनिए, मैं आपसे फिर वही कह रहा हूं कि आप उस ब्लूप्रिंट को बता दीजिए कि अभी सरकारी नौकरी है कितनी बिहार में, वो पॉइंट बता दीजिए सर, आंकड़ा। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं, लेकिन कुछ तथ्यों के साथ आना जरूरी है। सुशील मोदी जी ने कहा था असंभव, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, उस असंभव को महागठबंधन की सरकार में लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव आते हैं और शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिला देते हैं। जिस जातीय जनगणना को कहा गया कि नहीं होगा, हम अपने बिहार की राशि खर्च करके देश में पहली ऐसा राज्य बने हैं जिन्होंने जातीय जनगणना करवाया, और उसकी कॉपी अब देश के आदरणीय आरजू जी, इन तमाम बातों पे ट्रैक रिकॉर्ड, सारी बातें ठीक है। देखिए, टेलीविजन में समय सीमित होता है, तो मैं फिर ये मान लूंगा कि जब मैं चौथी बार आपसे ब्लूप्रिंट मांग रहा हूं तो शायद उसका जवाब आप पे नहीं है। मैं फिर आपसे सवाल वही कर रहा हूं कि प्लीज आप अगर है तो आप प्लीज आंकड़ों से दीजिए ना। ये हाँ, आपका ही पॉइंट वैलिडेट होगा सर, आपका ही पॉइंट वैलिडेट होगा और आपके ही नेता स्थापित होंगे अगर आप फैक्चुअली उसको रखेंगे। प्लीज अब कैसे मैं फैक्ट रखूं कि ये सब चीजों पे लोगों ने कहा कि नहीं होगा और उस चीजों को हमने धरातल पे उतारा, धरातल पे उतार के करके हमने दिखाया। हमने स्पोर्ट्स स्पिरिट पॉलिसी लेके आए। अरे सर मैं फिर वही सवाल कर रहा हूं 5वीं बार आपसे, इसका ब्लूप्रिंट कैसे है वो दीजिए ना सर। मैं मान लिया सारी बातें आपने कहा, वो एक ट्रैक रिकॉर्ड है, इतिहास में दर्ज है, उसके आधार पर सारी बातें। एंकर महोदय, इन तथ्यों के ऊपर इसलिए आना जरूरी था कि कल तक जो लोग असंभव कहते थे, अरे उसको हमने संभव करके दिखाया। मान लिया सर, और मैं फिर वही पूछ रहा हूं आपसे, इसका ब्लूप्रिंट अगर क्या नहीं है आरजेडी के पास में, खाली कह दिया गया, इसका मतलब फिर यही माना जाए?
अच्छा, उस वक्त क्या परेशानी होती है? ठीक है, कोई बात नहीं, इसका मतलब यही हुआ आरजेडी के नेता ने ये कह दिया है, लेकिन उसका ब्लूप्रिंट उनके पास नहीं है। सोहेली जी, किस तरीके, नहीं आप नहीं जवाब दे रहे सर, आप जवाब नहीं दे रहे, आप पिछली तकरीरें दे रहे हैं, आप पिछला किया हुआ काम गिनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं, बाकी कोई बात होता है, कई बार होता है, चुनावी वायदे किए जाते हैं, उसके धरातल से अलग होता है। सोहेली जी, सवाल ये है कि इस प्रकार के वायदे से अगर वो जनता के बीच जाएंगे तो आपको भी दिक्कत होगी, क्योंकि अगर उस वायदे को लोगों ने स्वीकारना सुनना शुरू किया तो आपको दिक्कत होगी। कैसे इसका काउंटर करेंगे आप लोग? सोहेली जी। नहीं स्वीकार, बिहार की जनता उतनी बेवकूफ नहीं है जितना इनके नेता समझते हैं। इनके नेता, मैंने पहले ही कहा कि लैंड फॉर जॉब वाला जो स्कैम हुआ है, तो वही उन्होंने सोचा होगा कि इतना करके हम कैलकुलेट कर लेते हैं। उनके पास न कोई विजन है, न कोई मिशन है, बस एक चुनावी घोषणा करनी थी, बस उसी के आधार पर उन्होंने चुनावी घोषणा किया। और ये जो रट्टा लगा रहे हैं कि मैंने राज्यकर्मी का दर्जा दिया, देखिए किसी भी स्टेट की आर्थिक स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। जब वैसी स्थिति नहीं थी तब उन्होंने कहा, जब बिहार का इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ा तब राज्यकर्मी का दर्जा मिला। थोड़ा सा समय सीमित है। रामकृपाल जी, सवाल ये, ठीक है सोहेली जी, ठीक है, आपका पॉइंट बहुत अच्छे से आ गया। रामकृपाल जी, सवाल ये कि आरजेडी की इस घोषणा के बाद कांग्रेस भी कंफर्टेबल नजर नहीं आ रही है। आज इस प्रकार के बयान सामने साफ तौर पे आए हैं, तो ये भी अपने आप में दिखाता है कि शायद महागठबंधन में ही इस पूरे एजेंडे, इस बात को लेकर सहमति नहीं है शायद। रामकृपाल जी। मैं यही कहने वाला, मैं खान साहब से केवल 2 सवाल पूछता हूं कि तेजस्वी जी का ये जो घोषणा है, जिस समय वो कर रहे थे वहां पे महागठबंधन का कोई दूसरा पार्टनर नहीं था, और अभी अभी आपने दिखाया है कि अशोक गहलोत ने क्या कहा है कि जब तक घोषणा पत्र नहीं आ जाता तब तक उनका इशारा यही था कि तब तक कोई कुछ भी कहता रहे उसका कोई मतलब नहीं होता। अभी अभी जो उन्होंने कहा कि आने दीजिए घोषणा पत्र को, तो मेरा तो पहला ये सवाल है कि ये जो वादा है ये आरजेडी का है या महागठबंधन का है? पहली बात तो यही है, क्योंकि जब उन्होंने घोषणा की थी तब कोई भी नहीं था। और आरजेडी के लोग ये बता दें कि क्या आरजेडी एकला चलो है या इस बात का वहां से पुष्टि हुई है? और जैसा मैंने कहा भी, गहलोत जी, कांग्रेस जिस तरह से रिएक्ट कर रही है तो आपस में ही सिर्फ फुटौल है। अब आप, मुझे नहीं लगता है कि ये मैनिफेस्टो में कहीं आ सकता है। बिल्कुल, शायद इसीलिए कांग्रेस भी यही कह रही है कि थोड़ा जो अशोक गहलोत ने कहा कि थोड़ा इंतजार कर लीजिए, हमारा महागठबंधन का मैनिफेस्टो आएगा तब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया, वक्त इतनी अनुमति दे रहा आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। हालांकि बड़ा आदर्श स्थिति होगी कि अगर इस प्रकार की स्थिति होगी, सबके पास में सरकारी नौकरी हो, लेकिन उसकी व्यवहारिकता कितनी है और जमीनी सच्चाई क्या है, इससे इतर वायदों की हकीकत जनता फिलहाल देखेगी बिहार की। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक उस बार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि एसआईआर पर क्यों भड़की ममता बनर्जी। क्या है पूरी खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। जब भी नुकसान होते तो ये नहीं कहते कि गई भैंस पानी में। तो क्या कहते मम्मी? कहते हैं अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया, अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए। भैंस तो पानी में जाएगी पर आपकी जमा पूंजी नहीं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा।
और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बीते दिनों भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने एक बात की घोषणा की थी कि अब देश में बिहार के बाद सारे जगहों पर SIR की प्रक्रिया में आगे बढ़ा जाएगा और वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण किया जाएगा। इस पर सबसे ज्यादा राजनीतिक रिएक्शन अगर की बात की जाए तो वो बिहार से एक तरीके से सामने आया। उसके अलावा आया पश्चिम बंगाल से, जहां पे अगले साल संभावित तौर पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। ममता बनर्जी जहां पे लगातार इस प्रकार के आरोप लगा रही हैं कि एक प्रकार की ऐसी कोशिश है जिसकी वजह से लोगों के हक को रोका जाए, तो वहीं बीजेपी लगातार कह रही है कि यह तुष्टीकरण की राजनीति है ममता बनर्जी की, जिसकी वजह से वो ऐसे बातें कर रही हैं। इन तमाम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच में आज बीजेपी ने चुनाव आयोग से ममता दीदी की शिकायत भी की है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विवादित बयान से नया तूफान खड़ा हो गया है। ममता ने SIR को फर्जी और जनता को दरकिनार करने वाला उपाय बताते हुए न केवल चुनाव आयोग पर निशाना साधा, बल्कि इसके लिए भाजपा को भी जिम्मेदार ठहरा दिया। इतना ही नहीं, बंगाल को क्रांति की धरती बताते हुए बंगाल को अन्य राज्यों की तरह समझने की भूल न करने की धमकी भी दे डाली। भाजपा ने ममता बनर्जी के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया है। विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की और सीएम ममता बनर्जी पर चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकाने का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। ये रिप्रेजेंटेशन की में मांग है, ममता बनर्जी जो बात बताया इन प्रेजेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरी मनोज पॉल, प्लीज टेक एप्रोप्रिएट एक्शन एज अर्ली पॉसिबल। इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन पूरा वायलेशन किया, पूरा स्टेट में hundreds of violation. We submitted the documents and everything. अभी दूसरा किस्म का, तीसरा किस्म का नए नए कंस्पिरेसी वो लोग कर रहे हैं और बंगाल में ममता बनर्जी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका जो कंस्पिरेसी महाराष्ट्र में था, दिल्ली में था, तो यहाँ पर बंगाल में वो नहीं चलेगा। भाजपा का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस अब केवल अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के वोटों पर निर्भर है। ममता बनर्जी को पता है कि अगर पारदर्शी तरीके से मतदाता सूची बन गई तो उनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। पूर्व में भी पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा जिस प्रकार से उनके संरक्षण में हिंसा को बढ़ावा मिला है, जिसपे कई मौकों के ऊपर न्यायालय की टिप्पणियां भी रही हैं, आज सीधे सर्वोच्च पद से इस प्रकार की बात करना बहुत गंभीर चिंताजनक है। और मैं कह सकता हूं, संविधान अगर खतरे में है तो इस प्रकार की सोच की वजह से खतरे में है। तो सिस्टम है, अरे इसलिए SIR हो रही है। डर क्यों रहे हैं आप? हर 20-25 साल में होता है और एक प्रोसीड्योर हो रहा है, लेकिन आपको डर है कि आपने जो बांग्लादेश से बुला कर लोगों को वोटर बनाया यहाँ, ये भी छट जाए। ममता बनर्जी का विवादित बयान ऐसे समय सामने आया है जब चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि SIR पूरे देश में होगा। पश्चिम बंगाल में 2026 में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग की टीम राज्य में SIR प्रक्रिया की तैयारी कर रही है। उप निर्वाचन आयुक्त और वरिष्ठ आयोग अधिकारी, जिलों के चुनाव अधिकारी, ERO और बूथ स्तर के अधिकारियों BLOs के साथ बैठकें कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। सूत्रों के अनुसार इन बैठकों का संदेश स्पष्ट है कि किसी भी अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और SIR किसी भी समय लागू किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि भारत अफगानिस्तान कैसे आगे बढ़ रहे हैं, साथ साथ आज मेल मुलाकातों में क्या चीजें तय हुई, इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जब भी नुकसान होते तो ये नहीं कहते कि गई भैंस पानी में। तो क्या कहते मम्मी? कहते हैं अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया, अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए। भैंस तो पानी में जाएगी पर आपकी जमा पूंजी नहीं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद,
मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और ब्रेक के बाद अगली खबर का रुख करें उससे पहले देखते हैं बुलेटिन में अभी तक किन बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। बड़ी बात की अगर बात की जाए तो अभी तक हमने दिखाया आपको सीटों पर मंथन जारी है और चिंतन भी, क्योंकि बिहार की सियासत में लगातार गठबंधनों के बीच में सीट बंटवारे को लेकर बात हो रही। चुनावी बेला, वादों का मेला, जिसकी वजह से एक नया बखेड़ा भी एक तरीके से शुरू हो गया बिहार में हर घर नौकरी को लेकर जो आरजेडी ने वायदा किया। इसके अलावा SIR पर क्यों भड़की ममता बनर्जी, क्योंकि वहां पर तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर लगातार आरोप लगते रहते हैं और इसको लेकर एक प्रकार से बंगाल में भी आने वाले समय में SIR की प्रक्रिया को लेकर उसको लेकर भी सियासत तेज हो गई। अब बात आज की अगली खबर की ओर करते हैं जो कि भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों से जुड़ी हुई है, क्योंकि अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं वो 6 दिन के भारत के दौरे पर हैं और आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ उनकी मुलाकात हुई। दोनों देशों के आपसी संबंधों को तेजी से आगे बढ़ाने को लेकर विस्तार से बात हुई। साथ ही साथ अफगानिस्तान ने भारत को यह भी भरोसा दिया है कि अफगानिस्तान की जमीन से किसी प्रकार का कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होगी जो भारत के हित के विरुद्ध हो। इसको सीधे तौर पे कहा जाए तो कोई ऐसी आतंकवादी घटना को लेकर या किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति नहीं होगी जो भारत के खिलाफ हो और उसका आतंकवाद का जो सिरा हो वो अफगानिस्तान से जुड़ता हो। तो ऐसे में दोनों देशों ने विश्वास बहाली के नए पैमानों पर आगे बढ़ने को तय किया है और मौजूदा वक्त में जो भू राजनीतिक स्थितियां हैं अपने हमारे क्षेत्रीय इलाके में और वैश्विक स्तर पर, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो भारत और अफगानिस्तान की जो बढ़ती दोस्ती है वो कई प्रकार के संदेश और संकेत भी देती है। शुक्रवार को नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। एक अहम मुद्दा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को पटरी पर लाना था, जो तालिबान के इस बार सत्ता में आने के बाद से बाधित हो गया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने काबुल स्थित भारतीय तकनीकी मिशन को दूतावास का दर्जा देने की घोषणा की। भारत अफगानिस्तान रिश्ते में यह अहम बदलाव है, जिसका मतलब है कि दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की बहाली हो गई है, जो तालिबान के शासन में आने के बाद से रुकी हुई थी। Closer cooperation between us contributes to your national development as well as regional stability and resilience. To enhance that, I am pleased to announce today the upgrading of India's technical mission in Kabul to the status of Embassy of India. ऐतिहासिक रूप से अफगानिस्तान में भारत के रचनात्मक सहयोग को देखते हुए ही विदेश मंत्री मुत्ताकी की भारत यात्रा की शुरुआत हुई। बैठक में दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, मानवीय सहायता और व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। भारत ने अफगानिस्तान में 6 नए स्वास्थ्य प्रोजेक्ट की घोषणा की और 20 एम्बुलेंस भेंट की। इनमें 5 एम्बुलेंस भारत ने मुत्ताकी को तत्काल भेंट किया है। We have a shared interest in boosting trade and commerce. I'm glad to note the commencement of additional flights between Kabul and New Delhi. Our educational and capacity building programs have long nurtured the Afghan youth. We will expand avenues for Afghan students to pursue studies at Indian universities. हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान के भूकंप प्रभावित इलाकों में पुनर्निर्माण और पुनर्वास में मदद की थी और आगे भी सहयोग जारी रखने का वादा किया है। बैठक में अफगान विदेश मंत्री ने भारत की भूमिका की सराहना की और आपसी रिश्तों को और गहरा करने की बात कही। The recent earthquake in Kunar, India was the first country to respond in humanitarian assistance. We would like to show appreciation. Afghanistan looks at India as a close friend. Afghanistan wants relations based on mutual respect and trade and people-to-people, political trade and people-to-people relations. गौरतलब है कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की अफगानिस्तान ने कड़ी निंदा की थी। इसने भी दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास बढ़ाने में मदद की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर
और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति अपनाने और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए मिलकर काम करने की सहमति जताई। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी की ये पहली भारत यात्रा है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अनुमति के बाद हुई है। डॉक्टर एस जयशंकर और मुत्ताकी की मुलाकात ने भारत अफगान रिश्तों को नया आयाम दिया है। आशा है कि अब दोनों देश मानवीय सहायता, शिक्षा, व्यापार और सुरक्षा पर मिलकर काम करेंगे। अफगान विदेश मंत्री की यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि भारत के साथ अफगानिस्तान के रिश्ते मजबूत हों। अखिलेश सुमन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार वापस आएंगे, खबर दिखाएंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच क्यों बढ़ा है तनाव, क्या है इसकी वजह। विस्तार से इस खबर पर नजर छोटे से ब्रेक के बाद। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हीट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। जब भी नुकसान होते तो ये नहीं कहते कि गई भैंस पानी में। तो क्या कहते मम्मी? कहते हैं अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया, अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए। भैंस तो पानी में जाएगी पर आपकी जमा पूंजी नहीं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। हाँ करनी है तैयारी, NPS जरूरी है। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। और ब्रेक के बाद डालते हैं आज की एक और बड़ी खबर पे नजर। पाकिस्तान ने गुरुवार रात अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने TTP चीफ मुफ्ती नूर वली महसूद को मारने का दावा किया है, लेकिन तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ। क्या है इस संघर्ष की इनसाइड स्टोरी, देखिए इस रिपोर्ट में। पहले संसद से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा अफगानिस्तान को ललकारते हैं, फिर रात के अंधेरे में काबुल भीषण धमाकों से दहल उठता है। स्थानीय मीडिया के अनुसार धमाका काबुल के डिस्ट्रिक्ट 8 के आसपास सरकारी दफ्तर और रिहायशी इलाके में हुआ। पहला विस्फोट रात करीब 9:50 पर हुआ। उसके कुछ ही देर बाद दूसरा धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि TTP के मुफ्ती नूर वली महसूद को निशाना बनाकर हमला किया गया। पाकिस्तानी मीडिया में महसूद के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। महसूद पाकिस्तान में मोस्ट वांटेड में शामिल है, लेकिन तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ। स्थानीय लोगों का दावा है कि हमलों के कुछ घंटों बाद तक ड्रोन और विमान राजधानी के ऊपर उड़ते हुए देखे गए। खबरों के मुताबिक रुक रुक कर विमानों और ड्रोन की आवाजें सुनाई देती रहीं। विस्फोट के साथ विमानों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी। हालांकि अब तक हमले की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन हमले ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तनाव चरम पर पहुंचा दिया है। पाकिस्तान बार बार तालिबान पर पाकिस्तानी संगठन TTP यानी तहरीके तालिबान पर शरण देने का आरोप लगाता है, लेकिन तालिबान इससे इनकार करता है। TTP ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ खुली जंग छेड़ रखी है और हाल के महीनों में अपने हमलों में काफी तेजी लाई है। मंगलवार को TTP ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 3 अफसर सहित 11 सैनिकों को ढेर कर दिया था। TTP ने 11 पाकिस्तानी सैनिकों को मारकर अपना बदला पूरा किया था। अब पाकिस्तानी सेना ने ओरकजई हमले में शामिल सभी 30 TTP सदस्यों को मार गिराने का दावा किया है। काबुल में हमला इसी कार्रवाई की कड़ी में हो सकता है। अमेरिका के पूर्व राजदूत जालमे खलील जाद ने काबुल विस्फोट पर
गहरी चिंता जताई है। उन्होंने पाकिस्तान के इस कदम को बड़ा खतरा और खतरनाक कदम बताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सैन्य तनाव समाधान नहीं बल्कि बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। टीटीपी को पिछले 12 साल में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा आतंकवादी खतरा माना जा रहा है। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी के लड़ाके सीमा पार अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तान लौटते और हमला करते हैं, लेकिन तालिबान इन आरोपों को खारिज करता है। एक दिन पहले संसद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि अब बहुत हो गया, अफगान जमीन से आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहरहाल पाकिस्तानी सरकार के सामने एक और मुसीबत मुंह बाए खड़ी है। तहरीके लब्बैक ने शुक्रवार को बंद का ऐलान किया है, जिसके चलते इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। लेकिन कई लोग इसे अफगानिस्तान हमले से भी जोड़कर देख रहे हैं। और एक और छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि किसानों के लिए कल कौन सी मिलने वाली है बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री कौन सी 2 बड़ी सौगातें देंगे देश के अन्नदाता को, इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। हेलो, नमस्कार विधायक जी, हम पैसा बढ़ाओ इन्वेस्टमेंट बैंक से बात कर रहे हैं। हम आपके पैसे 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। आपको ग्रुप पे ऐड करके प्रूफ भी भेजा है, आप देखिएगा। तुम तो कमाल के आदमी हो यार, हमारा भी पैसा बढ़ा दो। सर ग्रुप पे जैसा बोला जाए बस वैसा करते जाइए। अच्छा, ये तो बहुत। चिंता मत करो, जिस नंबर से तुम कॉल कर रहे हो ना, पुलिस 2 मिनट में उसको देख करके ट्रेस करके पकड़ लेगी तुमको और अंदर। और ये क्या करके महाराज? आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को ये बिल्कुल फर्जी इन्वेस्टमेंट ग्रुप का सदस्य बना करके आपको फंसा रहे हैं। हमको चूना लगा रहे हैं। बिल्कुल, आप भी कभी भी किसी अनजान सोशल मीडिया इन्वेस्टमेंट ग्रुप में बिल्कुल न जुड़े। और यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमेशा सेबी अप्रूव्ड ऐप से ही करें। आपके लालच को बनाकर हथियार साइबर अपराधी करते हैं आप परिवार। शिकार होने पर ये नंबर पे फोन कीजिए 1930 या फिर ये जो वेबसाइट दिया हो ना नीचे www.cybercrime.gov.in, आपकी स्क्रीन पर वहाँ शिकायत जो है आप दर्ज करें। जब भी नुकसान होते तो ये नहीं कहते कि गई भैंस पानी में। तो क्या कहते मम्मी? कहते हैं अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया, अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए। भैंस तो पानी में जाएगी पर आपकी जमा पूंजी नहीं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, अनजान ऐप से बचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। देश के अन्नदाताओं की समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए कल 2 बड़े अध्यायों की एक बड़ी शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 बड़ी खेती किसानी की योजनाओं की शुरुआत करेंगे, जिसमें है पहली धन धान्य योजना, यानी देश के वो 100 पिछड़े जिले जो कि खेती की पैदावार के लिहाज से कहीं पीछे रह गए हैं, उनको चिन्हित करके पीएम धन धान्य योजना की शुरुआत कल प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। साथ ही साथ दलहन में देश की आत्मनिर्भरता बढ़ाई जा सके, दलहन के उत्पादन में, इस लिहाज से दलहन आत्मनिर्भरता योजना की भी कल प्रधानमंत्री मोदी शुरुआत करेंगे। कैसे ये दोनों योजनाएं देश को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद तो करेंगी ही, साथ ही साथ देश के किसानों के लिए एक बड़ा संबल प्रदान करेंगी, देखिए इस रिपोर्ट में। दलहन में देश को आत्मनिर्भर बनाने और देश के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को दिल्ली के पूसा में 2 बड़ी योजनाओं पीएम धन धान्य और दलहन आत्मनिर्भरता योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस अवसर पर पीएम मोदी किसानों से संवाद भी करेंगे और उन्हें सम्मानित भी करेंगे। इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब भारत की कृषि पिछली सरकारों से नहीं बल्कि वैश्विक मानदंडों पर आंकी जाएगी। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का फूड बास्केट बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उत्पादन बढ़ाने का सवाल है। मुझे कहते हुए गर्व है कि 2014 से लेकर अब तक कुल खाद्यान्नों का उत्पादन हम देखें तो 40% के आसपास बढ़ा है। गेहूं,
चावल, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, इनके उत्पादन में हमने रिकॉर्ड स्थापित किए हैं और इसी का परिणाम है कि आज गेहूं और चावल में हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। हमारे भंडार भरे हैं। 4 लाख करोड़ से ज्यादा का हमने कृषि उत्पादों का निर्यात भी किया है। इन योजनाओं के तहत कृषि अवसंरचना कोष, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी 1100 से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। कुल मिलाकर 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की ऐतिहासिक पहलें किसानों की तरक्की के लिए शुरू की जा रही हैं। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत सरकार ने बड़ा लक्ष्य तय किया है। वर्ष 2030-31 तक दालों की बुआई का क्षेत्र 275 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 310 लाख हेक्टेयर किया जाएगा। दालों का उत्पादन 242 लाख टन से बढ़ाकर 350 लाख टन का लक्ष्य तय किया गया है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए अच्छे बीज किसानों तक मिनी किट्स के रूप में पहुंचाए जाएंगे। जल्द ही 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज किसानों को दिए जाएंगे, जिनमें से 88 लाख बीज किट निःशुल्क वितरित होंगे। 2030-31 तक हम दालों के एक तो क्षेत्रफल को, जो दालें जितने एरिया में बोई जाती है, ओवरऑल हम क्षेत्रफल भी बढ़ाएंगे। अभी जो क्षेत्रफल है वह 275 लाख हेक्टर, इसको बढ़ा के 310 लाख हेक्टर किया जाएगा। ये हमने टारगेट रखा है। मोदी सरकार ने देश में ऐसे 100 जिलों को चिन्हित किया है जहां उत्पादकता अपेक्षाकृत कम है। इन जिलों में सिंचाई, भंडारण और ऋण सुविधाओं को बढ़ाकर किसानों की आमदनी बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। अनुज यादव के साथ अजीत द्विवेदी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लेखक नरेंद्र मोहन की जयंती पर उनकी स्मृति में आयोजित जागरण साहित्य सृजन सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने जागरण साहित्य सृजन सम्मान के लिए चयनित लेखकों को 11 लाख रुपए की धनराशि और स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी है हम न सिर्फ एक वाक्य है, बल्कि हमें हमारी हजारों साल की बहती हुई सांस्कृतिक नदी से जोड़ने वाला ये जीवंत वाक्य है। हिंदी है हम एक वाक्य जो है, हमें हमारी हजारों साल की बहती हुई सांस्कृतिक नदी के साथ जोड़ने वाला वाक्य है और यही वाक्य हमें सच्चे मायने में सच्चा भारतीय भी बनाता है, क्योंकि कोई भी राष्ट्र अपनी सांस्कृतिक धारा से कटकर चल नहीं सकता। कोई भी राष्ट्र हमारे साहित्य के धारा प्रवाह से कटकर खड़ा नहीं हो सकता। अपनेपन के गौरव को छोड़कर विश्व में सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। ये तीनों चीजों को हमने राजनीति से ऊपर उठकर कभी न कभी स्वीकार करनी पड़ेगी। घुसपैठियों को संरक्षण देने को लेकर केंद्रीय मंत्री ने पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों की सरकारों को जिम्मेदार बताया। जिस प्रकार की भौगोलिक सीमा है, इसमें ये थोड़ा कठिन है, मगर मैंने बोला मैं अब आपको पूछना चाहता हूं, घुसपैठ कर कर वो कहां जाता है? तो वहां से जो घुसपैठ होती है उसको प्रश्रय कौन देता है? वहां की राज्य सरकारें देती है। प्रश्रय क्यों देते, आश्रय क्यों देते हैं? क्योंकि कुछ पार्टियों ने उसमें वोट बैंक देखना शुरू कर दिया है, इसलिए वहां आश्रय मिलता है। भारतीय जनता पार्टी ने डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, ये 3 सूत्रों को 50 के दशक से स्वीकार कर चले। घुसपैठियों को हम डिटेक्ट भी करेंगे, हम पूरा प्रयास करेंगे कि मतदाता सूची से वो डिलीट हो जाए और बाद में उनके देश में उनको वापस भेजने का भी हम काम करेंगे। नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान हो गया है। यह पुरस्कार वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को दिया जाएगा। मचाडो के नाम का ऐलान करते हुए नोबेल कमेटी ने कहा कि हमने हमेशा बहादुरों को सम्मानित किया है। नोबेल कमेटी ने कहा कि मचाडो ने वेनेजुएला में लोकतंत्र में ऐसे भविष्य की उम्मीद जगाई जहां नागरिकों के मूल अधिकार सुरक्षित हों।
और न्यूज नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के सहायक रक्षा मंत्री पीटर खलील के साथ द्विपक्षीय बैठक की। साथ ही भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज बैठक की भी सह अध्यक्षता की। वहीं सिडनी में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में वैश्विक पटल पर भारत का कद ऊंचा हुआ है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के लिए एक बड़ी पहल की है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में टेली मानस से जुड़ी नई योजनाओं और सेवाओं की शुरुआत की। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में 2 अलग अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में राज्य के अग्निशमन मंत्री सुजीत बोस के कार्यालय सहित 10 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। ये छापेमारी नगर पालिकाओं में नौकरी के बदले नकद घोटाले और बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले से जुड़ी है। दिल्ली और गाजियाबाद के बीच यमुना नदी के किनारे अवैध रेत खनन पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने कड़ी कार्रवाई की। एनजीटी ने अनियंत्रित खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के बीच कड़ी निगरानी और समन्वय का निर्देश दिया। भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फिनटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है और 2025 के पहले 9 महीनों में ये 1.6 अरब डॉलर की फंडिंग जुटाने में कामयाब रहा है। मार्केट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म ट्रैक्सन के आंकड़ों के अनुसार स्टार्टअप फंडिंग के मामले में भारत अब केवल अमेरिका और ब्रिटेन से पीछे है। देश में बड़े ही धूमधाम के साथ करवा चौथ का पर्व मनाया गया। ये भारतीय संस्कृति का एक ऐसा पर्व है जो पति पत्नी के अटूट प्रेम, समर्पण और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर विवाहित महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करते हुए व्रत रखा। न्यूज नाइट के प्रायोजक